नमस्कार दोस्तों। आज से पॉलिटी के लिए पॉलिटी की स्टार्टिंग होती है। ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम पॉलिटी में भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ था। ठीक है। तो संविधान सभा के गठन के लिए जो सबसे पहले पहले विचार दिया था वो दिया था आपका M.N. राय ने। ये 1934 में दिया था इन्होंने, M.N. राय ने 1934 में। इनके तुरंत बाद ही स्वराज पार्टी ने भी संविधान सभा सभा की कही कहा था कि संविधान सभा बननी चाहिए। ठीक है। इनके तुरंत बाद ही कहा था इसी सभा में। फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि संविधान सभा का जो निर्माण है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। नेहरू की इसी मांग को, जो नेहरू ने ये कहा था कि संविधान सभा का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए, नेहरू की इसी मांग को ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से मान लिया। और माना कब था? 1940 में। तो नेहरू की इस मांग को अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसके लिए 1942 में ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन बनाया था। ठीक है। और इस क्रिप्स मिशन में एक व्यक्ति भेजा था, वही अध्यक्ष था, वही मेंबर था, कुछ भी मान लो। उसका नाम था स्टैफोर्ड क्रिप्स। और इस मिशन को मुस्लिम लीग ने स्वीकार नहीं किया था। क्रिप्स मिशन को जब मुस्लिम लीग ने स्वीकार नहीं किया तो ये मिशन असफल रहा। इसके बाद में आता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन का गठन 1946 में किया गया था। ठीक है। इसमें 3 सदस्य थे। इन 3 सदस्यों में एक अध्यक्ष थे, उनका नाम था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। सदस्य A.V. अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये 3 मेंबर थे कैबिनेट मिशन में। इन्होंने कहा था कि जहाँ 10 लाख की जनसंख्या होगी वहाँ पर हम एक सीट की व्यवस्था करेंगे। यानी कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट की व्यवस्था की गई। टोटल सीट कितनी थी? 389। इन 389 सीटों में से जहाँ ब्रिटिश शासन चल रहा था उनको 296 सीटें दी गई उन प्रांतों को, और 93 सीटें देसी रियासतों को दी गई। ठीक है। और इन 296 सीटों में से भी, इन जो 296 सीटें हैं जहाँ ब्रिटिश सरकार चल रही थी, उनमें से 292 सीटों का जो चयन है ब्रिटिश भारत के राज्यों से। तो 4 है, 292 तो ये हो गई और बची 4, तो 4 सीटें जो हैं वो ब्रिटिश चीफ कमिश्नर के प्रांतों से सीटों का चयन किया गया था। जो चीफ कमिश्नरी प्रांत हैं वो थे 4: दिल्ली, अजमेर मारवाड़, कुर्ग व बलूचिस्तान। ठीक है। ये चीफ कमिश्नरी प्रांत थे चारों। सीटों को ये जो सीटें थीं इनको 3 प्रमुख समुदायों में बांटा गया था। कौन से थे वो 3 प्रमुख समुदाय? सामान्य वर्ग में हिंदू लोगों को रखा गया था। ठीक है। मुसलमान और सिख, सामान्य, मुसलमान और सिख की जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया था सीटों को। ठीक है। संविधान सभा जो है ये आंशिक रूप से तो चुनी हुई थी। ठीक है। आंशिक रूप से मतलब क्या है? आंशिक रूप से इसका चुनाव हुआ था और आंशिक रूप से ये नामांकित थी, यानी नॉमिनेटेड थी। ठीक है। संविधान का जो चुनाव है, यानी संविधान सभा के लिए जो चुनाव है वो एकल संक्रमणीय पद्धति तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से किया गया था। जहां एकल संक्रमणीय पद्धति और समानुपातिक प्रतिनिधित्व आ जाए वहां जो चुनाव हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। ठीक है। इस बात को याद रखना। संविधान सभा का आधार क्या है? संविधान निर्माण का आधार था आपका कैबिनेट मिशन। संविधान सभा जो है ये भले ही वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुनी गई हो, लेकिन इसमें प्रत्येक समुदाय को शामिल करने का प्रयास किया गया था। संविधान सभा के लिए जो चुनाव हैं ये जुलाई 1946 में हुए थे। ठीक है। संविधान सभा के लिए जो चुनाव हैं ये जुलाई 1946 में संपन्न हुए थे। अब चुनाव हो गए तो चुनाव में मतलब सीट, मतलब ये जीतेंगे भी। तो 208 जो सीटें हैं वो कांग्रेस ने जीती थी, 73 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती थी और 15 सीटें जो अन्य छोटे समूह थे उन्होंने जीती थी। ठीक है। अब संविधान सभा की कार्यविधि के बारे में जानते हैं। संविधान सभा के लिए जो पहली बैठक है वो कब हुई थी? वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि ये इस सभा के सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे, इसलिए इनके सम्मान में ये चुन लिए गए थे अस्थायी अध्यक्ष। पहली बैठक का बहिष्कार कर दिया था मुस्लिम लीग ने।
ठीक है। दूसरी बैठक होती है 2 दिन बाद, 11 दिसंबर 1946 को। इसमें स्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उपाध्यक्ष चुन लिए गए थे HC मुखर्जी। इनका पूरा नाम है हरेंद्र कुमार मुखर्जी। ठीक है। अब प्रस्तावना के बारे में जानते हैं। ठीक है। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार थे आपके BN राव। ठीक है। तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को, और इसी बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। इसे इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है। और ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है ये 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था। इसी उद्देश्य प्रस्तावना को प्रस्तावना के निर्माण का आधार माना जाता है। ठीक है। संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। संविधान को बनने में कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। ठीक है। संविधान को स्वीकार या अंगीकार कब किया गया था? इसे 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। किसके द्वारा? भारत की जनता के द्वारा। ठीक है। और ये लागू कब हुआ था संविधान? तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक, तो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। पहले आम चुनाव कब हुए थे भारत में? तो भारत में पहले आम चुनाव हुए थे 1951 में। ठीक है। संविधान सभा के लिए 3 वाचन हुए थे। वाचन को इंग्लिश में सेशन बोलते हैं। तो पहला जो सेशन है ये 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक हुआ था। ठीक है। दूसरा सेशन होता है 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। सबसे लंबा सेशन यही रहा, दूसरा सेशन। ठीक है। तीसरा सेशन होता है 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। 26 नवंबर को संविधान स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है। अब जानते हैं संविधान के स्रोत के बारे में। ठीक है। कहाँ से हमने चीज़ें ग्रहण की हैं, कहाँ से नहीं ली, कहाँ से ली हैं। ठीक है। इसके बारे में हम जानते हैं, संविधान के स्रोत के बारे में। तो संविधान में जो अधिकतम प्रावधान है वो हमने 1935 के भारत शासन अधिनियम से ग्रहण किए हैं। कहाँ से अधिकतम प्रावधान लिए हैं हमने? 1935 के भारत शासन अधिनियम से। और देश हैं जैसे अमेरिका हुआ, ब्रिटेन हुआ, इनसे हमने क्या क्या लिया है? तो अमेरिका से लिए हैं हमने मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, प्रस्तावना, और निर्वाचित राष्ट्रपति और राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, और संविधान की सर्वोच्चता। यानी कि संविधान जो सर्वोच्च है ये हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका के संविधान से लिया है हमने। ठीक है। अब आता है रूस से लिए हैं हमने मूल कर्तव्य, और प्रस्तावना में जो 3 न्याय जोड़े गए हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ये 2 चीज़ ली गई हैं रूस के संविधान से। और ब्रिटेन से क्या लिया है हमने? संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, और संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की जो स्थिति है, यानी कि राष्ट्रपति हमारे भारत में पहले नंबर पर है। संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटिश सम्राट के समान होगी, ये भी ब्रिटेन से ली गई है। एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है। परमाधिकार लेख को रिट बोलते हैं। परमाधिकार जो लेख है वो भी ब्रिटेन से ली गई है। और सर्वाधिक मत के आधार पर जो हमारे भारत में जिसके ज़्यादा मत होंगे वही जीतेगा, ये प्रक्रिया जो है ये भी ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है। जापान से क्या लिया गया है? जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है जी। जर्मनी में वीमर संविधान है। ठीक है। जर्मनी के वीमर संविधान से क्या लिया गया है? आपातकाल में मूल अधिकारों का निलंबन। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना तो ली गई है आपकी अमेरिका से यानी USA से, लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा है ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। और जो
दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है। ये भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ये आर्टिकल 108 में इसके बारे में वर्णन मिलता है। ठीक है। फ्रांस से हमने क्या लिया है? फ्रांस से लिया है गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना। ये फ्रांस से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से लिया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। जो हम संविधान में संशोधन करते हैं वो लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। और राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया भी दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। आयरलैंड से लिए गए नीति निर्देशक तत्व। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन, यानी कि राष्ट्रपति जो 12 सदस्यों को चुनता है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। निर्वाचित राष्ट्रपति तो लिया गया है यूएसए से, लेकिन जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो ली गई है आयरलैंड से। ठीक है। और कनाडा से एक सशक्त केंद्र के साथ अर्धसंघात्मक सरकार। कनाडा से क्या लिया गया? एक सशक्त केंद्र के साथ अर्धसंघात्मक सरकार। सरकार का स्वरूप, यानी सरकार का स्वरूप कैसा होगा? केंद्र व राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन, ये भी कनाडा से लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति, ये कनाडा से ली गई है। और सर्वोच्च न्यायालय का सलाह देना, ये कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। ठीक है जी। अब भारतीय संविधान में राज्यों का संघ, भारतीय संविधान में राज्यों के संघ की जो संकल्पना है वो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका से ली गई है। भारतीय संविधान में राज्यों के संघ की जो संकल्पना है वो कहाँ से ली गई है? ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका से। ठीक है। अब प्रस्तावना के बारे में जानेंगे। इसे इंग्लिश में प्रियम्बल बोलते हैं। ठीक है। वैसे उद्देश्य का भी कहते हैं। उद्देश्य का क्यों कहते हैं इसे भी बताते हूँ। प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना संविधान की भूमिका है, यानी प्रस्तावना से संविधान के बारे में जानकारी मिलती है। प्रस्तावना का आविर्भाव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, जो 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, उसके द्वारा प्रस्तावना का आविर्भाव हुआ था। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था इन्होंने, इसीलिए इसे उद्देशिका के नाम से जाना जाता है। प्रस्तावना कहाँ से ली गई है? यूएसए से। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है जी। और प्रस्तावना में 42वें संशोधन 1976 के माध्यम से 3 शब्द जोड़े गए थे: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है। कौन से शब्द जोड़े गए थे? एसपीए। ठीक है। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। अब ये प्रस्तावना है हमारी। तो हम भारत के लोग एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय देते हैं: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी जाती हैं। इसकी शॉर्टकट है VAVDU। वी मीन्स हो गया विचार, ए का मतलब हो गया अभिव्यक्ति, वी का मतलब हो गया विश्वास, और डी का मतलब हो गया धर्म, और यू का मतलब हो गया उपासना। इन 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है भारतीय नागरिकों को। और 2 प्रकार की समता है: प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की क्या दी गई है? गरिमा। और राष्ट्र की एकता और अखंडता है। व्यक्ति की क्या है? गरिमा, और राष्ट्र की है आपकी एकता और अखंडता। ठीक है, ये बात याद रखना। सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख, कौन सी तारीख? आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत यानी स्वीकार किया जाता है और अधिनियमित और आत्मा अर्पित करते हैं। ठीक है जी। ये है इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है साहब। इसके लिए SSPLG। ठीक है जी। एस का मतलब हो गया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इस एस का मतलब हो गया समाजवादी,
इस एस का मतलब हो गया पंथ निरपेक्ष, इस एल का और जी का मतलब हो गया लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, ये क्रम से लगाने के लिए आ जाते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को। प्रस्तावना से जुड़े दो केस हैं, एक तो बैरूवाड़ी केस है जो 1960 में हुआ था, और एक केशवानंद भारती केस है जो 1973 में हुआ था। बैरूवाड़ी केस में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना है। जब प्रस्तावना का भाग ही नहीं है, प्रस्तावना संविधान का भाग ही नहीं है, तो इसमें संशोधन भी नहीं किया जा सकता है। और केशवानंद भारती केस होता है 1973 में, इसमें प्रस्तावना को संविधान का भाग मान लिया है, तो इसमें संशोधन की इजाज़त तो दे दी गई है, परंतु इसका जो मूल ढांचा है उसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है? तो संविधान का परिचय पत्र कहा है पालकीवाला ने। ठीक है जी। योजना आयोग और नीति आयोग ये लोकतांत्रिक समाजवाद के उद्देश्यों की प्राप्ति कराने हेतु कार्यरत हैं। ठीक है जी। योजना आयोग तो समाप्त कर दिया गया है, तो नीति आयोग लोकतांत्रिक समाजवाद के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कार्यरत है। अब भारत संघ और राज्य क्षेत्र, इसमें हम 3 अनुच्छेदों के बारे में जानेंगे, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3। ठीक है, अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत अर्थात इंडिया ये राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इसका क्या मतलब है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? इसका मतलब है भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ का मतलब क्या हुआ कि राज्यों को तो मतलब खंड किया जा सकता है, राज्यों को तो विभाजित किया जा सकता है, लेकिन संघ यानी कि भारत को विभाजित नहीं किया जा सकता है। कैसे? क्योंकि भारत के किसी राज्य को अलग होने की स्वतंत्रता नहीं है। चाहे मतलब ये राज्य को तोड़ दो, लेकिन रहेगा वो भारत में ही। इसका मतलब है ये राज्यों का तो विनाश हो सकता है, लेकिन संघ का विनाश नहीं होगा। अनुच्छेद 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश या नए राज्यों की स्थापना। इसका क्या मतलब हुआ? नए राज्यों का प्रवेश या नए राज्यों की स्थापना। जो पहले से विद्यमान है उन्हें राज्य बना देना। जैसे कोई यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, या कोई और कुछ है, लेकिन वो राज्य नहीं होना चाहिए, उसको राज्य बनाने की बात चल रही है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 में ये कहा गया है कि नए राज्यों का निर्माण या वर्तमान राज्यों की सीमाओं व उनके नामों में परिवर्तन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जो राज्य पहले से ही हैं उनको अलग करके 2 राज्य बना देना, या उस राज्य का नाम कुछ है, जैसे उसका नाम है आंध्र प्रदेश, और उससे बदलकर उसका नाम और कुछ रख देना। ठीक है, उनके नामों में परिवर्तन यानी उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर देना। इसका मतलब है ये। ठीक है, और अनुच्छेद 4 कहता है आपका अनुच्छेद 2 व 3 के तहत अगर कोई संशोधन किया जाता है, अनुच्छेद 2 और 3 के तहत अगर संशोधन किया जाता है तो वो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अगर 2 और 3 के तहत संशोधन किया गया है तो और 368 के तहत वो संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा, ये याद रखना। ठीक है जी। अब राज्यों के गठन के लिए आयोग का निर्माण किया गया था, राज्य पुनर्गठन आयोग। तो इसके लिए सबसे पहला जो आयोग बना था वो धर आयोग बना था 1948 में। इसके अध्यक्ष थे एस के धर। इन्होंने सिफारिश करी थी कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाना चाहिए। ठीक है जी, ये धर आयोग ने सिफारिश करी थी। फिर इसके बाद में जेवीपी कमेटी बनी थी। जेवीपी कमेटी में 3 मेंबर थे, जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारमैया। इन्होंने ये जो कमेटी है ये 1948 में गठित की गई थी, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1949 में दी थी। इन्होंने भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को ठुकरा दिया था। ठीक है जी। इसके बाद में 1953 में ये पोट्टी श्रीरामल्लू जो हैं ये भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। तो 1953 में इनका हो जाता है निधन, और इनके निधन के कारण हो जाता है आंदोलन तीव्र,
तो आंदोलन तीव्र हो गया तो इन्होंने मद्रास को भाषाई आधार पर विभाजित कर दिया और इससे एक नए राज्य की स्थापना कर दी, उसका नाम था आंध्र प्रदेश। और जो प्रदेश बना था ये तेलुगु भाषी राज्य था, ठीक है जी। जब ये आंध्र प्रदेश बना था तब इसकी राजधानी कुर्नूल थी, शायद अब अमरावती है इसकी राजधानी, ठीक है जी, लेकिन तब कुर्नूल थी। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। और कौन सी भाषा है? तेलुगु भाषा के लोग थे ये, ठीक है जी। फिर एक और आयोग का गठन होता है, फजल अली आयोग का। कब हुआ था? 1953 में गठन हुआ था और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी 1955 में। इसमें अध्यक्ष तो थे फजल अली और इसमें 2 सदस्य थे, KM पनिक्कर और HN कुंजरू। HN कुंजरू का पूरा नाम है हृदयनाथ कुंजरू। इन्होंने कहा था कि भाषा के आधार पर पुनर्गठन को तो स्वीकार कर लिया था इन्होंने, लेकिन एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को इन्होंने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि एक राज्य में एक ही भाषा बोली जाएगी ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इससे तो दंगे भड़क जाएंगे। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि अगर वहाँ की जिस राज्य की जनसंख्या 70% से 70% से अधिक जिस भाषा का प्रयोग करती है उसे हम भाषा के आधार पर गठित कर देंगे, ठीक है जी। ये बात मान ली इन्होंने। तो फजल अली आयोग ने सरकार से सिफारिश करी थी कि 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया जाना चाहिए भाषा के आधार पर, लेकिन सरकार ने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का ही गठन किया था, ठीक है जी। ये टॉपिक होता है समाप्त। अब स्टार्ट होता है नागरिकता यानी सिटीजनशिप। सिटीजनशिप भाग 2 में आती है, सही है जी। अनुच्छेद 5 से 11 में इसका जिक्र मिलता है नागरिकता का, ठीक है। भाग 2 और 5 से 11 में नागरिकता के प्रावधान है। भारत में कैसी नागरिकता है? भारत में एकल नागरिकता है, एकल को इकहरी भी बोलते हैं, ठीक है जी। अब अनुच्छेद से 5 से 11 में क्या क्या चीज़ें हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो अनुच्छेद 5 में है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। जब संविधान बना था उसके प्रारंभ पर नागरिकता। छठा क्या है? अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 है पाकिस्तान से भारत की ओर आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, यानी जो पाकिस्तान से भारत की ओर आ रहे हैं, ठीक है, भारत की ओर प्रव्रजन करने का मतलब है भारत की ओर आ रहे हैं। 7 का मतलब है जो पाकिस्तान की ओर जा रहे हैं भारत से, ठीक है। छठा तो जो है पाकिस्तान से भारत की ओर आने वाले, और 7वां ये है भारत से पाकिस्तान की ओर जाने वाले, ठीक है। 8वां ये है जो व्यक्ति भारत से बाहर रह रहे हैं यानी भारतीय मूल के व्यक्ति, उनकी नागरिकता। 9वां है कोई व्यक्ति अगर विदेशी मुल्क की नागरिकता ले लेता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है, अनुच्छेद 9 कहता है ये। अनुच्छेद 10 ये कहता है कि नागरिकों के अधिकारों का बना रहना, ठीक है। और 11 अनुच्छेद 11 कहता है कि संसद द्वारा नागरिकता पर विधि बनाने की शक्ति, यानी संसद नागरिकता पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद कहता है 11 ये बात को। तो संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया था सबसे पहली बार। कौन सा अधिनियम बनाया था संसद ने, यानी कानून? नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया था। इसके बाद में इसने और कानून बनाए थे नागरिकता पर। नागरिकता अधिनियम 1986, 1992, 2003, 2005, 2015, 2019। कौन कौन से अधिनियम बनाए थे 1955 के बाद? 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारतीय नागरिकता अर्जन यानी कि भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं। सबसे पहले तो जन्म से, अगर भारत में जिस व्यक्ति का जन्म हो रहा है तो वो भारतीय नागरिक ही होगा। और वंशानुगत, जिसके माता पिता भारतीय हों और वो रजिस्ट्रेशन करा ले पंजीकरण द्वारा और देशीकरण द्वारा, ठीक है जी। और भारत का क्षेत्र अपने में शामिल कर ले या वो खुद शामिल हो जाए भारत में तो उसे भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं भाई, धन्यवाद।